इंडियन पॉलिटी का एक छोटा सा टॉपिक नागरिकता, मात्र 5 से 7 मिनट में अपन इसको रिवीजन कर लेंगे और ज़्यादा नहीं। इससे संबंधित मैंने 5 ऐसे पॉइंट नोट किए हैं जहाँ से आपका क्वेश्चन पूरा पूरा बन जाएगा। पहले पॉइंट में अपन नागरिकता की जो बेसिक जानकारी है, जहाँ से कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है, वो अपन डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट CAA 2019 सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 बड़ा महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है इस बार यहाँ से क्वेश्चन आपका आने की पूरी संभावना रहेगी। और तीसरा पॉइंट जिसमें नागरिकता के जो प्रावधान हैं अनुच्छेद 5 से लेकर 11 वो अपन डिस्कस करेंगे, सीधे सीधे अनुच्छेद आपसे पूछ लेता है। और अंतिम पॉइंट जिसमें अपन डिस्कस करेंगे कि जो भारतीय नागरिकता है वो यदि हम लेना चाहें तो किस किस आधार पे जो है ये नागरिकता दी जाती है, वो अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमेशा की तरह इससे संबंधित आज तक कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि कई बार सीधे क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट डिप्टी जेलर के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में सही कथन कौन सा है। पहला ऑप्शन ये था कि 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया गया, यानी राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए, गजट नोटिफिकेशन आ गया। 4 जनवरी 2020 से लागू हुआ। इस एक्ट के तहत पात्र व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए CAA नियम 2024 को 11 अप्रैल 2024 को अधिसूचित किया गया। तो सही कथन पूछा है तो इस प्रश्न में आपके तीनों ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, तीनों विकल्प बिल्कुल सही है। पहले प्रश्न के बारे में तमाम जानकारी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है ये आपका अंतिम संशोधन है जो 2019 में हुआ, और इसके जो अधिसूचना है वो 2019 में 12 दिसंबर को जारी हुई, लागू हुआ 4 जनवरी को। और कोरोना आने की वजह से इसके नियम थोड़े लेट बने और ये 2024 को यानी 11 अप्रैल 2024 को ये नियमों की जो अधिसूचना है वो जारी की गई। पहले प्रश्न के बारे में इतनी जानकारी याद रखेंगे। किस संशोधन में नागरिकों के कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है, तो ये मूल कर्तव्य अपन डिस्कस कर चुके हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक का जो उल्लेख है वो नागरिकता से संबंधित है, और संविधान के 22 भाग में से भाग 2 जो है वो इसकी व्याख्या करता है। अगला देखिए, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 6। इसके बाद देखिए, दोहरी नागरिकता का सिद्धांत किस देश ने स्वीकार किया है, याद रखिएगा USA में दोहरी नागरिकता जो है वो, जबकि अपने भारत में एकल नागरिकता। इसके अलावा कई अन्य देश जैसे कनाडा है वहाँ पे भी आपकी एकल नागरिकता है, ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है, स्विट्जरलैंड वहाँ पे तिहरी नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो ये है भाग 2। नेक्स्ट देखिए, भारत के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। पहला ऑप्शन है कि भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है, ये बिल्कुल सही है। भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। दूसरा ऑप्शन है जो जन्म से भारतीय नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ये बात आपकी गलत है, क्योंकि अपन नीचे डिस्कस करेंगे देशीयकरण, नेचुरलाइजेशन, जिसमें किसी भी इंसान को जो है लंबे समय तक यदि भारत में रहता है तो उसको नागरिकता दे दी जाती है, तो उनको भी अधिकार दिए जाते हैं। तो ये आपका कथन है, गलत हो जाएगा। जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता, ये आपकी बात गलत है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि यदि आप भारत के नियम कायदे को मानते हैं तब तक आपकी नागरिकता बिल्कुल सिक्योर है, लेकिन भारत में एक निष्ठा की शपथ दिलाई जाती है। यदि आप उस निष्ठा की शपथ को तोड़ते हैं, कोई देशद्रोही का काम करते हैं, तो ऐसे थोड़ी आपकी नागरिकता नहीं छीनेंगे, बिल्कुल छीने जा सकते हैं। तो ये कथन आपका गलत है। इसमें कहा गया है कि इससे कभी भी वंचित नहीं किया जा सकता, जो कथन आपका गलत है, क्योंकि वंचित किया जा सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन केवल 1 सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न देखिए, संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता देने के संबंध में सही कथन कौन सा है, कि अपन भारत में नागरिकता देते हैं तो उसके मायने क्या हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है कि प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ हो, बिल्कुल सही बात है ये तो। दूसरा है जिनके माता पिता में से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुआ हो, ये बात भी बिल्कुल सही है। प्रत्येक व्यक्ति की अभिव्यक्ति में कैदी सशस्त्र बलों के सदस्य शामिल हैं, जैसा कि भारत के संविधान के अन्य प्रावधानों में आवश्यक है।
तो अभिव्यक्ति में कैदी भी शामिल है, सशस्त्र बलों के सदस्य भी शामिल हैं, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। तो इसमें आपके तीनों कथन जो हैं वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक बार ये 8 के 8 प्रश्न जैसे ही अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाए, दोबारा आप इनको जो है रिकॉल करना एक बार। ये अब अपन इस टॉपिक को शॉर्ट में समेट लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जो नागरिकता शब्द लिखा है, वास्तव में हमें इसकी नीड क्यों पड़ी और इसकी आवश्यकता हमें कब महसूस हुई। आप जानते हैं कि हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 को। उससे ठीक 1 साल पहले लोगों को ये अंदेशा हो गया था कि अब जो है इस देश का विभाजन होगा, पाकिस्तान एक अलग देश बनेगा, और कहीं ना कहीं एक अंदरूनी चिंता उनको थी कि यार हमारा क्या होगा। और बेसिक सी बात है, यदि आप उस समय होते तो कहीं ना कहीं आपके भी वो चीज़ें जो है आराम से कहीं ना कहीं महसूस कर पाते। उस चीज़ को आप सोच के देखेंगे, आपने गदर मूवी देखी होगी, उसका जो शुरुआती सीन है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को जो है एक प्रकार से दिखाता है। तो ये समस्या केवल आम लोगों के लिए नहीं थी, जिन्होंने इस देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया, उनके सामने भी एक बहुत बड़ी समस्या थी कि अब इस देश को हम एक कैसे रख पाएंगे। यदि हमसे चूक हुई और किसी ने भाषा के आधार पे या क्षेत्र विशेष के आधार पे यदि अपना अधिकार जमा लिया, तो इस देश को एकता के सूत्र में बांधना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और राष्ट्र जो है एक बार फिर से जो है खतरे में आ सकता है। क्योंकि आप देखते हैं यूएसए में दोहरी नागरिकता है, वहाँ देश के साथ साथ राज्यों का भी अधिकार है। लोग ये कहते हैं कि ये मेरा राज्य है, और कहीं ऐसा भारत में हो गया, किसी ने ये कह दिया कि मैं तो मेवात क्षेत्र से हूँ, मैं राजस्थानी हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं सिंध भाषा से हूँ, अगर ऐसा कर लिया तो एकता के सूत्र में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसके लिए ये जो नागरिकता शब्द है, ये नागरिकता का प्रावधान है, ये लाया गया था ताकि इससे एकजुट एक शब्द निकले कि हम सब क्या हैं, भारतीय हैं। आप राजस्थानी बाद में हो, पहले आप क्या हो, एक भारतीय हो। और कई बार ऐसी एक टून होती है जो कहीं ना कहीं हमें एकता के सूत्र में बांधती है। हम विदेशों में जाते हैं तो हम ये नहीं कहते कि मैं यार राजस्थान से हूँ, मैं भारत का हूँ, एक अलग ही भाव आता है। तो इसीलिए ये नागरिकता शब्द आया था और इस नागरिकता शब्द को संविधान के भाग 2 में रखा गया। आइए अब अपन डिस्कस कर लेते हैं पहला पॉइंट। और पहले पॉइंट में लिखा है नागरिकता से संबंधित जो मेन जानकारियाँ हैं। अच्छा, इससे पहले 5 मौलिक अधिकार आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि ये पाँचों के पाँचों मौलिक अधिकार केवल और केवल किसके लिए हैं, भारतीयों के लिए हैं। और ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। हालांकि मौलिक अधिकार एक अलग से सेशन हम लेंगे जिसमें आपको सारे छोटी मोटी बातें जो हैं वो याद करवा दी जाएंगी, लेकिन इतना तो आप याद रखेंगे कि 15-16, आप इसको ऐसे भी याद करना, 15-16 दोनों को एक साथ याद रखना है। फिर 19-29 2 बार बोलेंगे और 30 लगातार। 29-30 में अल्पसंख्यक वर्ग की बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा, मैं याद करवा दूंगा इनको साथ ही, लेकिन आप इनको एक बार ऐसे तो जरूर याद रखना है कि 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल और केवल 5 मौलिक अधिकार किसके लिए हैं, केवल भारतीयों के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं। ये जरूर याद रखना। सबसे पहला पॉइंट देखो, नागरिकता का जो उल्लेख है उस संविधान के जो 22 भाग हैं, आप 22 भाग पढ़ते हैं, उसमें दूसरा जो भाग है वो नागरिकता से संबंधित है। अब इसको आप ऐसे भी याद रख लेना। देखो कुल भाग कितने हैं, 22 हैं, तो 22 में से इस 2 को उठाना है। 2 को क्यों उठाया, क्योंकि एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता तो है ही नहीं, तो ये अपना 2 बच जाएगा, केवल 2। और 2 भाग किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। इसे थोड़ा सा आप लिंक करेंगे, याद रह जाएगा। अनुच्छेद कितने हैं, तो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक का इसमें उल्लेख है, इनकी चर्चा अपन आगे कर लेंगे। तीसरा पॉइंट देखो, भारत में जो है वो इकहरी नागरिकता है, और ये चीज़ें हम कहाँ से मोटिवेशन मिला है, ब्रिटेन से, क्योंकि 1947 के आसपास ये 55 में ये एक्ट बनता है, तो उस टाइम अपन ब्रिटिश भारतीय करते थे, तो बिल्कुल अपन ने ये चीज़ें जो है ब्रिटेन से अपन ने सीखी थी, क्योंकि ब्रिटेन में वहाँ एकल नागरिकता थी। हालांकि कनाडा में भी एकल नागरिकता है, तो अपन को याद रखना है ब्रिटेन वाला। यूएसए में क्या है, दोहरी नागरिकता है, और स्विट्जरलैंड में क्या है, तिहरी नागरिकता है। सोचो अपने भारत में दोहरी नागरिकता होती तो क्या होता। आप कहेंगे सर दोहरी नागरिकता होती तो एक फ़ायदा तो ये हो जाता है कि यार अपने देश के कुछ रूल अलग होते हैं और अपने राज्य के कुछ अलग होते हैं, लेकिन नुकसान ये भी होता कि मान लीजिए मैं राजस्थान का हूँ और मुझे हरियाणा में नौकरी करनी है, तो मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि हो सकता है हरियाणा के रूल कुछ अलग हों। अब तो क्या है, भारत देश एक है, हम कहीं पे भी नौकरी कर सकते हैं, समान जो है अधिकार है। लेकिन दोहरी नागरिकता होती तो हर राज्यों के फिर अलग अलग रूल होते, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ समस्याएं भी हमारे आती, देश को एकता के सूत्र में बांधना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो इसलिए बिल्कुल सही है, अपना भारत एकहरी नागरिकता है, बड़ा अच्छा काम है, याद रखेंगे। इसके बाद देखो, इसका जो मूल एक्ट है वो 1955 में बना था। देखो 47 में आज़ाद हुआ, हालांकि समितियाँ बनती रही,
तो फाइनली जो है 1955 में नागरिकता का एक्ट बना और इसमें भी बहुत सारी कमियां थी। ये एक्ट 1986 में पहली बार संशोधन हुआ था, यानी लगभग आपके कितने साल हो गए, लगभग 30 साल के आसपास हो गए ना। तो 30 साल बाद संशोधन हुआ, 30 साल तक ये एक्ट बनाया और इसमें जितनी जो चीज़ें थी, जितने रूल थे, उन्हीं को उसी के अनुसार एक्सेप्ट किया गया था, चाहे वो रूल गलत हुआ, हालांकि गलतियाँ बहुत थी। 1986, 2003, फिर 2019, ये इस तरह से इसका संशोधन हुआ। अंतिम संशोधन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 2019 में हुआ, जिसको आप कहेंगे ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019। और इसके जो नियम हैं वो 2024 में बने, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था। अब तक इस एक्ट में कुल 6 बार संशोधन हो चुका है, अंतिम 2019 वाला। तो ये पहला पॉइंट जो है बेसिक बातों से भरा है, मेरे ख्याल से आपके सारी चीज़ें याद रह जाएंगी। आगे बढ़ें, दूसरा पॉइंट देखो। दूसरा पॉइंट भी मैंने वही लिया है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019, बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो देखो इसकी डेट याद रखनी है, 12/12/2019, 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति दे दी, अधिसूचित किया गया, गजट नोटिफिकेशन आया। और इसको ऐसे ही याद रखना है, 12/12/19, 12/12/24 होते हैं, लेकिन 12/12 आपको 19 याद रखना है। 10 जनवरी 2020 को ये लागू हो गया। लेकिन इसके नियम जो हैं, कोई भी एक्ट आता है तो उसमें किस प्रकार से काम करना है, किस प्रकार से फॉर्म वगैरह भराने हैं, है ना, तो ये नियम वगैरह जारी किए जाते हैं। तो ये नियम जो हैं वो बीच में कोरोना आने की वजह से लेट हो गए, 11 मार्च 2024 से ये प्रभावी हुए। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस संशोधन में क्या प्रावधान किए गए थे, किन प्रावधानों को लेकर यह संशोधन हुआ था। तो इसमें आपको 2 ही संशोधन याद रखने हैं। एक तो याद रखना है BAP, बाप, और बाप कौन है, अपना भारतीय है, बाप तो अपना भारतीय है। तो BAP से मतलब है B से बांग्लादेश, A से अफगानिस्तान और P से पाकिस्तान। इन 3 देशों से यदि कोई वापस अपने भारत में रहने के लिए आ गया है तो हम उसको नागरिकता देंगे। लेकिन ये जो समुदाय हैं वो केवल 6 समुदाय हैं, इसमें मुस्लिम नहीं है, ये याद रखना है। गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक की चर्चा की है इन्होंने, और ये 6 के 6 समुदाय आपको याद रखना है। एक तो हिंदू हो सकता है, सिख हो सकता है, बौद्ध हो सकता है, पारसी हो सकता है, ईसाई हो सकता है, जैन धर्म के लोग हो सकते हैं। ये ऐसे 6 समुदाय के लोग जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से तंग आ गए हैं, चाहे वो धार्मिक उत्पीड़न के कारण हो या कहीं और कारण हो। इन्होंने तो यही माना है कि हमें तो केवल भारत में रहना है, हमारा दम घुट रहा है इन देशों में। तब एक शर्त थी कि 2014 यानी 31 दिसंबर 2014 से पहले यदि आप हमारे भारत में रह रहे हैं तो आपको नागरिकता दी जाएगी। और नागरिकता के लिए जो आवश्यक निवास अवधि है वो भी घटाकर 11 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी, 5 वर्ष कर दी। ये 2 प्रावधान आपके नींद में भी पता होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका पक्का पक्का आएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, दोनों प्रावधान याद रहेंगे। एक तो ये बाप याद रख लेना और एक ये 6 गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो आपको याद रखने हैं। अगला देखो तीसरा पॉइंट, भाग 2 अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो अनुच्छेद 5। जब भी कोई अनुच्छेद अपन शुरुआत करते हैं तो हमेशा प्रारंभ की बात होगी। इसका मतलब संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। 3 मुख्य बातें कौन कौन सी हैं, भारत में जन्म हुआ हो, या कोई लड़का है तो उसके माता या पिता में से कोई एक का जन्म भारत में हो, और संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 साल वो भारत में रह रहा हो, तभी उसको नागरिकता दी जाएगी। पहला अनुच्छेद क्लियर है, आगे बढ़े। इसके बाद देखो अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7, इन दोनों में एक बात कॉमन है, पाकिस्तान। बंटवारे के समय की ये अनुच्छेद हैं कि मान लीजिए कोई भारत से पाकिस्तान चला गया या पाकिस्तान से वापस भारत आ गया तो उनको फिर नागरिकता कैसे दी जाएगी, इनके बारे में ये अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 जो हैं वो उल्लेख करते हैं। हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आपको जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखो अनुच्छेद 6, इसमें आगमन की बात है। पाकिस्तान से कोई भारत आ रहा है, बंटवारा हुआ तो कुछ लोग जो है पाकिस्तान चले गए। अब मान लीजिए वहाँ उनका मन नहीं लगा, उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो बहुत बेकार सिस्टम है, यहाँ तो हम रह ही नहीं सकते, और वो वापस भारत आ रहे हैं, तो क्या उनको नागरिकता दे दी जाएगी, इसके बारे में बात करता है। तो भारत ने कहा कि यदि आप 19 जुलाई 1948 से पहले यदि भारत आ रहे हैं, इन लगभग 1 साल आप मान सकते हैं आज़ादी के बाद, आप वापस आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको स्वतः नागरिक मान लेंगे। लेकिन इस डेट के बाद 19 जुलाई 1948 के बाद आप आ रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि इस डेट को हमने परमिट डेट घोषित कर दिया है। अब ऐसा नहीं है कि आप बाबा जी को बाड़ो घोनी सी तो आ गया और मैं नागरिक बना लेगा ना। अब तो हमने
1948 यानी 19 जुलाई 1948 को हमने परमिट डेट घोषित कर दिया है। अब आपको आने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि मैं भारत वापस आया हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है। अब हमारे कुछ रूल अलग होंगे और इसके अकॉर्डिंग ही हम आपको जो है नागरिकता देंगे। रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। इसके बाद देखो अनुच्छेद 7, और इसमें कहा गया कि यदि कोई भारत से पाकिस्तान चला गया तो एक बात तो तय है कि भारत से पाकिस्तान जाने पर भारत की नागरिकता बिल्कुल खत्म हो जाएगी, कोई उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। बात ध्यान रखना, ऊपर वाला जो 19 जुलाई 1948 के बाद आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो वो रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ 6 महीने रहकर करवाना पड़ेगा। पहले 6 महीने यहाँ रहना पड़ेगा, उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 6 और 7 में इतना याद रखना है कि अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने पर नागरिकता और अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने पर नागरिकता का क्या होगा, इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद देखो आर्टिकल 8 और आर्टिकल 9, ये तो बहुत ही सिंपल है, आराम से याद हो जाएंगे। आर्टिकल 8 में तो एक शब्द याद रखना विदेश, और आर्टिकल 9 में याद रख लेना विदेशी। पहले 9 वाला देख लेते हैं। देखो, विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं चल सकता कि आप जो हैं बंक मार जाएं, भारत की नागरिकता है और विदेश जाके विदेश की नागरिकता ले लें, पता लग गया तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है, नो ड्यूल सिटीजन, दोहरी नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं है। यदि आपने विदेशी नागरिकता ले ली है तो भारत की नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी। ये तो है आपका आर्टिकल 9। और आर्टिकल 8 में कहा गया कि कोई विदेश में रह रहा है। अब सिंपल सी बात है, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कुछ लोग हो सकता है विदेशों में भी हो, भाई रोजगार कर रहे हों या राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका निभा रहे हों, तो चिंता तो उनके भी थी कि यार हम यहाँ विदेशों में हैं, हमारे देश का विभाजन हुआ, कल हमारे यहाँ बच्चा हो जाएगा विदेश में तो उन बच्चे की नागरिकता का क्या होगा, हैं कैसे नागरिकता दे दी जाएगी। तो उनके लिए अनुच्छेद 8 में कहा गया कि यदि उस बच्चे के माता पिता या उसके दादा दादी उनका जन्म यदि भारत में है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपके बच्चा हो रहा है तो जन्म के 1 साल के भीतर भीतर आपको भारतीय दूतावास को सूचित करना पड़ेगा। अंतिम आर्टिकल देखो, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11। आर्टिकल 10 में कहा गया है कि अधिकारों का बना रहना, यानी सिक्योरिटी दी गई है कि आपको अधिकार मिल गए हैं, नागरिकता मिल गई है, तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप भारतीय संविधान के नियमों की पालना करते हैं, जब तक आप देश के हित के लिए काम कर रहे हो। वही बात है, देशद्रोही करेगा तो आपको कौन रहने देगा, बिल्कुल छीन सकते हैं आपकी नागरिकता, लेकिन अधिकारों का बना रहेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी जब तक आप देश के संविधान की पालना करते हैं। और आर्टिकल 11 में कहा गया है कि विधि बनाने की जो शक्ति है वो संसद को दी गई है। भविष्य में मान लीजिए किसी प्रकार का संशोधन करना है तो संसद जो है वो बैठक बुला के इसमें आवश्यक संशोधन कर सकती है, यानी विधि की शक्ति किसको दी गई है, संसद को दी गई है। ये आपके आर्टिकल 11 है। तो एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। सबसे पहले देखो आर्टिकल 5, इसमें अपन ने चर्चा की शुरुआत में हमेशा संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। इसके बाद आर्टिकल 6 और 7 ये आपके पाकिस्तान से संबंधित थे। पाकिस्तान गए तो भारतीय नागरिकता खत्म, वापिस आ रहे हैं तो एक परमिट डेट डिसाइड की, इसके पहले आ गई तो स्वतः नागरिक, परमिट डेट के बाद आ रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके बाद देखो 8 और 9। 8 में एक शब्द याद रखना है विदेश, 9 में एक ही शब्द याद रखना है विदेशी। 9 वाला पहले देख लेते हैं कि विदेशी आपने नागरिकता ग्रहण की तो भारत की जो नागरिकता है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। आर्टिकल 8 कह रहा है कि यदि कोई विदेश में रह रहा है, उसको अपने बच्चे की चिंता हो रही है, तो शर्त है कि माता पिता दादा दादी किसी का भी जन्म यदि भारतीय है तो उसको डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आर्टिकल 10 में कहा गया कि अब बस चिंता मत करो, यदि आपको नागरिकता दे दी गई है तो आपके अधिकारों की हम सुरक्षा करेंगे। आर्टिकल 11 में कहा गया कि विधि बनाने की जो शक्ति है वो संसद को दी गई। भविष्य में किसी प्रकार का संशोधन होता है तो ये अधिकार केवल और केवल संसद को दिया जाएगा। इसके बाद देखो चौथा पॉइंट, ये तो बहुत ही आसान है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार, मतलब किन किन कारणों से भारतीय नागरिकता को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें 5 नाम हैं वो आपके ध्यान में होने चाहिए। एक तो जन्म के आधार पे, एक वंश के आधार पे, एक पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवा के, और एक है देशीयकरण के कारण भी अपन भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। एक है आपका क्षेत्र समाविष्ट करके। तो एक तो यहाँ से सिंपल क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का आधार नहीं है, तो 3 इनमें से देंगे, एक कोई दूसरा देंगे, तो वहाँ आपको फंसना नहीं है। दूसरा, मोटा मोटी इनके नाम से जो इनका अर्थ निकलता है वो आपको समझना है। जैसे जन्म के आधार पे भारतीय नागरिकता, तो सिंपल ऐसे समझना है कि जिनका जन्म भारत में हुआ है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। वंश के आधार पे, तो जिसका वंश यदि भारत में है, भारत से लिंक कर रहा है, तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। जैसे विदेश में कोई रह रहा है, बच्चा विदेश में जन्म ले रहा है, तो अब बच्चे की जो नागरिकता है वो ऑटोमेटिक कैसे मिलेगी, वंश के आधार पे।
या तो उसके माता पिता या उसके दादा दादी का लिंक जो है भारत से है, तो उसको वंश के आधार पे नागरिकता दी जाएगी। पंजीकरण करवा के, तो पंजीकरण मान लीजिए कोई दूसरे देश का है, यहाँ पे आके रह रहा है, तो वो पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन उसको करवाना पड़ेगा। इसके बाद अगला है देशीयकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई विदेशी अपने भारत में आ गया, जैसे मान लीजिए उदयपुर आ गया या कोई और इलाके में आ गया और उसको वो इलाका बहुत ही पसंद आ गया। अब वो ये सोच रहा है कि यार मैं तो इसी देश में रहूँगा, लंबे समय से यहाँ रह रहा है, तो उसको देशीयकरण बोला जाता है। आप एक लंबे समय से किसी देश में रह रहे हैं और भारत के जो नियम कायदे हैं उसको मानते हैं, शपथ वगैरह लेते हैं, मैं आपको बता दूंगा, तो आपको देशीयकरण के कारण नागरिकता वहाँ की मिल जाएगी। एक है क्षेत्र समाविष्ट, किसी क्षेत्र को अपने भारत में मिला दिया तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको ऑटोमेटिक जो है नागरिकता मिल जाएगी। जैसे अपने गोवा पहले भारत का ये क्षेत्र नहीं था, जैसे ही गोवा मिला अपने भारत में तो वहाँ के लोगों की जो नागरिकता है वो ऑटोमेटिक जो है नागरिकता उनको दी गई। एक क्वेश्चन देखिए इनकी धारा को लेकर पूछा जा सकता है, तो धारा में देखो लगातार है, जैसे जन्म में 3 वर्ण हैं तो 3 से 3 याद रख लेना, फिर कंटिन्यू कर देना 3 4 5 6 और आपका 7, और 7 को तो ऐसे भी याद कर लेना कि किसी अन्य क्षेत्र ने भारत का साथ दिया कि मैं तो आपके साथ मिलना चाहता हूं, तो वो धारा 7 ऐसे आप लिंक कर सकते हैं। कि इसके बाद इसमें जो मेन बातें हैं वो मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूँ, उसको रटना नहीं है, केवल समझना है। एक बार समझ लिया जिंदगी भर याद रहेगा। सबसे पहले देखो जो 1955 का एक्ट था, इसमें ये बोल तो दिया कि जन्म के आधार पर नागरिकता आपको मिल जाएगी, यदि आपका भारत में जन्म हो रहा है ऑटोमेटिक आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन इसका मिसयूज हुआ, जैसे पड़ोसी देश पाकिस्तान है, उनको पता चला कि यार भारत में यदि बच्चे का जन्म हो रहा है और जन्म के कारण उसकी नागरिकता मिल रही है तो अपने तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आतंकवाद को अपन को तो बढ़ाना है, चलो वहाँ जाके बच्चे पैदा करते हैं। तो इसका मिसयूज हुआ और इस चीज़ का पता चला भारत को 1986 में इसका पहला संशोधन हुआ। और पहले संशोधन में ये बोला गया कि ऐसा नहीं है यार, आपको माता या पिता में से किसी एक का जो है वो भारतीय नागरिक होना जरूरी है, भारतीय नागरिक होना आपको जरूरी है। तो उसके बाद भी कुछ दिन ये चलता रहा। 2004 में एक संशोधन हुआ और सबसे महत्वपूर्ण संशोधन था, क्योंकि इसमें भी खामियां थी। भाई लोग आ रहे थे, वापस आ रहे थे, अवैध प्रवासी के रूप में आ रहे थे, अवैध प्रवासी के रूप में आके लड़के भी आ रहे थे, लड़कियां भी आ रहे थे, और यहाँ के लोगों को फंसा के जो है कहीं ना कहीं इसका भी मिसयूज हो रहा था, आतंकवाद इससे भी बढ़ रहा था। तो फिर क्या हुआ, 2004 में जो संशोधन हुआ उसमें बोला गया कि माता या पिता दोनों भारतीय होने चाहिए, माता या पिता दोनों ही भारतीय होने चाहिए। या फिर मान लो माता या पिता में से कोई एक भारतीय है तो दूसरा क्या है, अवैध प्रवासी न हो, इलीगल नहीं होना चाहिए। लीगल प्रवासी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इलीगल प्रवासी है तो उसको भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। इतना याद रखना है आपको मोटा मोटी। इसके बाद अगला है वंश के आधार पे, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वंश के आधार पे ऐसे जैसे मान लीजिए विदेश में किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो उसके माता या पिता दोनों में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। इसमें पहले ये चीज़ थी, देखिए पहले मैंने लिखा है कि पहले इसमें पिता के नाम से वंश जो है वो डिफाइन होता था कि पिता ही जो है उसका जन्म जो है भारतीय होना चाहिए। लेकिन महिलाओं ने इसका विरोध किया तो फिर इसको हटा दिया। बाद में ये बोला गया कि माता या पिता में से कोई भी भारतीय है तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। तो वंश का आधार पहले पिता था, बाद में इन दोनों में से पिता और माता में से कोई भी हो सकता है। बस इतना था कि जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास है वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, सूचना देनी पड़ेगी। इसके बाद अगला है आपका पंजीकरण वाला। तो इसमें क्या याद रखना है, जैसे मान लीजिए कोई विदेशी है, वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, और उसको भारतीय महिला या पुरुष पसंद आ गया, भाई सिंपल सी बात है, शादी कर ली, ब्लड रिलेशन वाला मामला है, तो फिर उनको तो ऐसे लगेगा कि यार हम तो भारत में ही रहेंगे, तब भी उनको पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता दे दी जाएगी। बस शर्त इतनी है कि 7 वर्ष का भारत में निवास उनको अनिवार्य है। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखना है। 7 वर्ष आपको भारत में रहना अनिवार्य है, तभी आपको नागरिकता दे दी जाएगी, भले ही आपका कितना ही ब्लड रिलेशन वाला मामला है। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला है देशीकरण वाला। तो देशीकरण तो वैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, आप लंबे समय तक आप किसी देश की मिट्टी आपको पसंद आ जाती है, आपको ऐसा लगता है कि यार यही मेरा निवास है, तो आपको नेचुरलाइजेशन के कारण भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। ये पूरी तरह से विदेशियों के लिए है। इसमें शर्त क्या है, शर्त यह है कि 12 साल का निवास इसमें अनिवार्य है, जिसमें आपके आवेदन से पूर्व 1 वर्ष का लगातार और 11 साल आपके उसके बचे हुए,
कोई दिक्कत नहीं है। और एक और याद रखना, अनुसूची 3 के तहत निष्ठा की शपथ इनको लेनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और एक अनुसूची 8 के तहत कोई भी एक भाषा का इनमें ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा बहुत इनका नॉलेज होना चाहिए। और इसी में मैंने एक नोट लगा के वेरी इंपॉर्टेंट बात लिख दी है, ऊपर अपन पढ़ के भी आए हैं कि जो आपका सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 था संशोधन वाला, उसमें निवास जो था 11 वर्ष उसको घटाकर कितना कर दिया है, 5 वर्ष से किया है। तो ये आपका चौथा पॉइंट था। मेरे ख्याल से तो आपको इस चौथे पॉइंट में कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। आगे बढ़िए, 5वें पॉइंट में चलें तो 5वां पॉइंट ये कह रहा है कि नागरिकता खोने के केवल 3 तरीके हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए। तो एक तो है इसमें स्वेच्छा से त्याग, आपने अपनी मर्जी से जो है नागरिकता त्याग दी है, तो एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा है बर्खास्त की, आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है, जैसे दूसरे देश की नागरिकता आपने ग्रहण कर ली तो ऑटोमेटिक आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और एक तीसरा है आपका वंचित करना। वंचित करना कैसे, जैसे मान लीजिए आपको नागरिकता तो मिल गई लेकिन आपने उसका मिसयूज किया तो सजा के तौर पे आपको वंचित किया जा सकता है। आपने धोखा दिया, देशद्रोह किया, युद्ध में दुश्मन का साथ दिया, या निष्ठा की शपथ जो आपने ली उसका मिसयूज किया तो आपको वंचित भी किया जा सकता है। ये केवल 3 तरीके हैं जिससे आप नागरिकता को खो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये अपना टॉपिक कंप्लीट है। एक क्वेश्चन मैंने रखा है जो मुझे लगता है इस बार आपके एग्जाम में आ सकता है कि कौन अधिवास से नागरिक नहीं है। पहला ऑप्शन है जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, सिंपल सी बात है, वो तो भारतीय नागरिक होगा ही होगा। जिसके माता या पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, तो आप कहेंगे ये बात भी बिल्कुल सही है। जो संविधान लागू होने से ठीक पहले 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा हो। देखो शुरुआत में अपन ने पढ़ा था संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष आपको जो है भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करना अनिवार्य है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और चौथा है जो संविधान लागू होने से ठीक पहले मिनिमम 4 वर्ष भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रह रहा हो। इसका मतलब चौथा ऑप्शन जो है वो आपका गलत है, सही नहीं है, वही पूछा ना, क्योंकि यहाँ मिनिमम 4 वर्ष नहीं है, मिनिमम कितना है, 5 वर्ष है, यही आपको याद रखना है। इसके बाद NRI O से यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। O से में इतना याद रखना है कि मतदान नहीं कर सकता है, ये अपन आगे कभी डिस्कस कर लेंगे। अभी अंतिम समय में केवल 4 ही पॉइंट आपको देख के जाने। एक बार फिर से मैं रिकॉल करा रहा हूँ। सबसे पहले पॉइंट में अपन ने नागरिकता के उल्लेख की जानकारियों को डिस्कस किया। भाग 2 में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 5 से 11 इकहरी नागरिकता है। और नागरिकता एक्ट 1955 याद रखना है भाई, 1957 भी आएगा ऑप्शन में, 1958 भी आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, 1955 याद रखना है। अंतिम संशोधन 2019 वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद देखो दूसरा जो पॉइंट अपन ने डिस्कस किया, ये अमेंडमेंट जो था, संशोधन था, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें सारी डेट मैंने जो हाईलाइट की हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है। 2 प्रावधान मोटा मोटी याद रखने हैं, एक तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ से जो 6 समुदाय थे उनको नागरिकता देने के लिए ये संशोधन था। और एक इसमें नागरिकता की जो निवास अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष की, ये आपको याद रखना है। इसके बाद तीसरे पॉइंट में अपन ने अनुच्छेद के बारे में डिस्कस किया। 5वां अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ में नागरिकता देना, इसके बारे में जानकारी देता है। अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 इनमें पाकिस्तान से संबंधित रिलेटेड बातें हैं। अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले जो भी हैं उनकी नागरिकता की बात करेगा। और अनुच्छेद 9 जैसे आपने विदेशी नागरिकता ग्रहण की तो फिर आपकी नागरिकता जो है भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, इसकी चर्चा करता है। और इसके बाद अनुच्छेद 10 अधिकारों का बना रहेगा। अनुच्छेद 11 संसद को ये शक्ति है कि आप इसमें कानून वगैरह बना सकते हैं। चौथे पॉइंट में अपन ने नागरिकता प्राप्त करने के आधार देखिए, जन्म है, वंशक्रम के आधार पे पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र समाविष्ट। और नागरिकता खोने के केवल 3 तरीके हैं, स्वेच्छा से त्याग कर सकते हैं, टर्मिनेट आपको किया जा सकता है, वंचित कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही। क्लास आपको समझ में आई तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब अपन एक नई चर्चा के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।